प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर इस वक्त आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। दीपक चौरसिया जी, आपके पास मैं दीपक जी आऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर आ गई है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीएम आवास पर पिछले 2 घंटे से बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की मीटिंग चल रही है। 2 घंटे से यह मीटिंग चल रही है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद समेत 14 नेता इसमें शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। तो ये बैठक चल रही है, मैराथन बैठक है और 22 महीने बीत गए हैं 370 हटाए हुए, उसके बाद ये बैठक की गई है और इसमें तमाम नेताओं को शामिल किया गया है। दीपक चौरसिया जी के पास चलते हैं। दीपक जी, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी ये बैठक चल रही है और जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, जो दिख रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, अंदर अच्छी बातचीत तो हो रही है। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ विद्या। इस वक्त मैं 7 लोक कल्याण मार्ग पर हूँ और यही वो ऐतिहासिक बैठक चल रही है जिसमें मिशन कश्मीर को अंजाम देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। विद्या, हम सबको पता है 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35A की विदाई हो गई थी। उसके बाद हमें नया कश्मीर देखने को मिला है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिले हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर। और अब वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना है। उसी पॉलिटिकल प्रोसेस के शुरू होने से पहले परिसीमन भी होना है। पॉलिटिकल प्रोसेस का रोड मैप क्या होगा, घाटी में डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होगा, घाटी की जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस बारे में क्या राय रखती है, इन तमाम मुद्दों पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक गंभीर मंथन कर रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा मेरे पीछे आप 7 लोक कल्याण मार्ग देख सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो चुका है। अब कश्मीर के लिए भारत से कौन सी नई सुबह आएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। मीटिंग में जो कुछ होगा उसका भी विस्तार से ब्यौरा पेश करेंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पर लगभग ज़्यादातर नेताओं को बोलने का वक्त मिलेगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इंटरवीन कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से उनकी क्या योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। इसीलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खासतौर पर यहाँ मौजूद है। मनोज सिन्हा के बारे में माना जाता है कि वो अपने काम को करने में बेहद निपुण है और जब उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ था वहाँ पर, तब उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि मोदी सरकार बार बार चौंकाती है। मनोज सिन्हा खुद एक इंजीनियर है, IIT बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ के प्रोडक्ट हैं और खुद बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रेजेंटेशन है ये आगे की बातों की सीमा रेखा तय करेगा। और मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, आज भारत सरकार किसी न किसी तरह ये बता देगी कि 370 और 35 से अब बीते जमाने की बात हो गई है। ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर के नेताओं को और इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सरफराज वाणी जुड़ गए हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ NK सिंह साहब जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं लालपुरा साहब आपके पास आना चाहूँगा। क्या बैठक में आज कश्मीर के नेताओं को साफ तौर पर बता दिया जाएगा कि 370 और 35 से अब पुरानी बात हो चुकी है, इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है? ये तो पहले ही स्पष्ट है कि 370 और 35 से अब इतिहास का हिस्सा है। अब जो बात चल रही होगी वो है जम्मू कश्मीर के विकास की, अमन शांति की और वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको आगे बहाल करने की, आगे बढ़ाने। बिल्कुल ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, बैठक का आप स्वागत कर रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी अब मान चुकी है कि फिर से 370 और 35 से नहीं उठाना है? दिग्विजय सिंह साहब ने गलती कर दी थी ये कह के कि हम आए तो 370 पर फिर से विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट 370 और 35 के बारे में क्या है सुरेंद्र जी?
दीपक भाई, बार बार एक बात को दोहराने से लाभ नहीं होता। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 6 अगस्त 2019 का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा होना चाहिए। नंबर 1, वहां की आवाम को अपनी सरकार चुनने की आजादी होनी चाहिए। नंबर 2, और वो सरकार वहां के सारे कामों को करे। नंबर 3, इन 3 चीजों के अलावा हमें किसी विवादित विषय पर या किसी बात पर हमें बात नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, रही बात 370 की, जब आप पूछते हैं तो 370 हमेशा से 370 के जितने भी प्रतिबंध थे वो हमेशा से हम लोगों ने कम किए। और एक एनके सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछा जा सकता है कि लास्ट में जब हम लोगों ने वो किया था तो कश्मीर के ही लोग और यही सारी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी स्वयं कश्मीर की ये कहती थी कि साहब 370 का तो स्केलेटन रख दिया है आपने। राजपूत साहब, आप कुछ भी बोले, 370 हटाने का क्रेडिट तो मोदी सरकार और अमित शाह जी ले गए हैं। अब क्या मतलब सफाई देने से? अब क्रेडिट तो ले लिया है मोदी सरकार ने। अब आप परसेप्शन की लड़ाई तो आप लोग लड़ने में माहिर है, अच्छी बात है। परसेप्शन की लड़ाई लड़िए आप, वो अपनी जगह पर है। 370 की अगर आप बात करेंगे तो 370 तो आज भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ढो रहे हैं। उसी 370 के बिहाफ पर आपने सारे काम किए, वो अपनी जगह पर है। आज बात कीजिए गैर विवादित, आज कश्मीर के नेताओं से बात हो रही है और कश्मीर के नेताओं से फुल स्टेटहुड की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, सारी ठीक बातें हो रही है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होना चाहिए इसकी बात हो रही है। इन सारी बातों पर आइए तो बेहतर होगा। और रही बात 370 की, तो मैंने कहा कि 370 के 94-95 प्रावधान कांग्रेस खत्म कर चुकी थी और घाटी में हमने इसका विरोध सहा है। इसको ऐतिहासिक रूप से पढ़िए। एनके सिंह साहब जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे ठीक है, इसकी तस्दीक एनके सिंह सर से कर लेते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी निष्प्रभावी किया था 370 को। एग्री करेंगे एनके सिंह साहब, या पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को देंगे? नहीं, दो चीजें हैं। ये बात सही है कि कम से कम 5 ऐसे वो करके एफर्ट्स करके 370 का जो स्टिंग था उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने खत्म किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू ये नहीं है 370 की मौजूदगी में क्या कश्मीर बेहतर हुआ था? 70 साल से क्या कश्मीर में अमन चैन आ गया था? अगर इस पे भाई इसको आप लेके चलेंगे तो बिल्कुल फेल हो गया था। 370 कहीं से भी मतलब जो पर्पस था उसका वो उसने नहीं मुकम्मल किया था। नतीजा ये है कि अगर एक अशांति बनी हुई है, बगल में एक हॉस्टाइल कंट्री है और उससे लगातार चीजें खराब हो रही है, तो ऐसे में 370 हटाना एक लाजमी था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली आपने उसको कैसे किया वो तो जेरे बहस है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये सच है कि इस समय जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ इस पे हो रही है कि स्टेटहुड कैसे दिया जाए। डिलिमिटेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी जो नजदीकी है उनमें किस जिले को किस में से लिया जा सकता है, ये चर्चा मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम पॉलिटिकल लीडर से पूछेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर स्टेटहुड बहाल किया जाए तो क्या क्या शर्तें होंगी और किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो नॉन बीजेपी लीडर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे। इस समय चर्चा का मकाम यही है और मेरे ख्याल से इसी पे चर्चा होगी कि अगर हम स्टेटहुड दें या इलेक्शन की कोशिश करें, प्रजातंत्र बहाल करना चाहे तो आगे कैसे करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 370 अब एक इतिहास हो गया है और ये नॉन निगोशिएबल है। 35A और 370 इस पे कोई निगोशिएशन न तो सरकार करेगी ना उसको करना चाहिए। ये इतिहास की बात हो गई है। कश्मीर के नेताओं को भी आज समझ आ गया है, इसीलिए हमने फारूक अब्दुल्ला के तेवर नरम देखे। आज जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से बातचीत की बात महबूबा ने की है तो फारूक साहब ये कहकर रुक गए कि ये उनका विचार है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इस पर किसी तरह का कमेंट नहीं करूंगा। वाणी साहब, घाटी के नेताओं को भी अब ये महसूस हो गया है कि 370 और 35 है अब तो इतिहास की चीज हो गई है। आप क्या इस नए फैक्ट के साथ जीने को राजी है? नहीं, देखिए, आपने जो स्टेटमेंट कोट किया फारूक साहब का, आप उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट अभी बता रहे हैं। क्योंकि जो गुफ्तार अलायंस है जिसकी मीटिंग कुछ पहले हुई, उस गुफ्तार अलायंस ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया और एजेंडा ये था कि हम लोग 35A 370 की बात करेंगे, हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई एजेंडा रखा नहीं था मीटिंग में, तब जाके वो उस पर पूरा क्लियर नहीं बता पाए। बट जो गुफ्तार
जो पीपल्स अलायंस का डिक्लेरेशन है, जो एक ग्रुप बना हुआ है, इसका जो कोर एजेंडा है वो स्पेशल स्टेटस है, वो 35A है, वो 370 है, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी बात, मैं पहले इस जो ये आज मीटिंग है, इसका सरकार कल संकेतों में ये साफ कर चुकी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। पहली बात, मैं इसका स्वागत करता हूं जो आज ये मीटिंग काफी देर बाद 2 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने इनको आमंत्रण दिया, और मैं इसका स्वागत करता हूं। बट बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने, जिनको अमित शाह जी ने PSA में बंद करके बताया कि ये लोग देशद्रोही है, ये लोग अलगाववाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आज इन्हीं लोगों से बातचीत क्यों हो रही है? मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने लोगों को धोखा देके बताया कि ये लोग स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको PSA में बंद कर दिया। तो PSA इनके खिलाफ क्यों, जब आप आज इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं? आज तो गवर्नमेंट इन्हीं लोगों के साथ मीटिंग कर रही है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसको PSA में बंद रखा गया था, ये वही फारूक अब्दुल्ला जिसको PSA में बंद रखा गया था, ये वही उमर अब्दुल्ला जो 6 महीने बंद था। तो आज इन लोगों से बातचीत क्यों? आज ये पहले आपके लिए देशद्रोही थे, पहले रेडिकलाइज कर रहे थे लोगों को, और आज इनसे बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर, नया कश्मीर की। तो ये कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी सरकार है, ये इसकी पूरी रणनीति फेल हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। कभी ये हार्ड पॉलिसी दे रहे हैं, नहीं जी किसी से बात नहीं करनी है, आज जाके बोले नहीं हमें बात करनी है, कभी बोले पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, कल पाकिस्तान से कुछ महीने पहले सीज फायर कर दिया। तो बीजेपी की कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे इनका GST था, जैसे इनने डिमोनेटाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं, पूरा देश बर्बाद कर दिया हमारा, वैसे इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, बिना पॉलिसी की सरकार है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? इकबाल सिंह लालपुरा जी, वाणी साहब तो कह रहे हैं कि सरकार कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। अब मुझे आप ये समझाइए कि जिन नेताओं को आपने जेल के अंदर बंद किया था, जिन नेताओं के परिवारों के लिए घाटी को खतरा बताया था भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं नेताओं से बातचीत हो रही है। कैसे डिफेंड करेंगे सरकार के अब इस आर्गुमेंट के? क्योंकि पहले PDP, NC, इन्हीं को 370 हटाते वक्त आपने जेल में बंद कर दिया था। वाणी साहब ने ये पॉइंट तो ठीक उठाया है। आप बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों अब इनको बातचीत की टेबल पर लाया गया है? दीपक जी, सबसे पहले 370 का विरोध जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। तो हमारे प्रधान थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया था। तो हम तो अपनी पार्टी की ये पुरानी नीति को लेके चले हैं और उसी पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी बात, ये रजिस्टर्ड पार्टीज है घाटी की, इनसे बात हो रही है। तीसरी बात, अगर शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए और अपनी गलती मान ले, तो उससे बातचीत तो करनी चाहिए। और उनसे बात भी हम कर रहे हैं शांति की, विकास की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। और हम तो उनकी जो है विकास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं। ठीक है, मैं सीधे एनके सिंह साहब के पास चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को एक्सप्लेन होने में कामयाब हो गई एनके सिंह सर कि नहीं, यही वो चेहरे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो इन चेहरों से बात करनी पड़ेगी, भले से ये कितने बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो। और पिछले 22 महीने में इनको न जाने क्या क्या कहा गया हो, गुप्कार गैंग तक कहा गया था। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इसको जस्टिफाई कर पाएगी कि अब इनसे बातचीत की जरूरत क्यों पड़ी है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दीपक जी। बहुत सिंपल सी बात है कि जब 370 एब्रोगेशन हुआ था, जब इसको हटाया गया था, उस समय हालात थोड़ा गंभीर थे। और बगल में आपका एक शत्रु देश है पाकिस्तान, वहां से स्पॉन्सर होता है। ये वैसा नहीं है कि एक मध्य प्रदेश है। लिहाजा ऐसे में अगर उन नेताओं को बंद किया गया तो वाकई उनके स्टेटमेंट से माहौल बिगड़ सकता था। उस समय की सिचुएशन दूसरी थी। आज जब 22 महीने हो गए हैं तो उनको, अच्छा ये तो हम शेख अब्दुल्ला के साथ भी करते थे। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला की बहुत दोस्ती थी और जेल में ठूस देते थे। शेख अब्दुल्ला जेल ही में रहते थे, पूरी जिंदगी निकल ही नहीं पाए जेल से। तो ऐसे में ये बात सही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको इस समय बुलाया गया है और उनसे बात की जा रही कि अगर वो इसको समझे तो एक बार फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल किया जा सकता है। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये बात सच है
कि कुछ मनोज सिन्हा जब से गए हैं कोशिश हुई है, और इस तरह की कोशिशें हुई हैं कि वहां मेन स्ट्रीम में वहां के लोग आए, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़े। मेरी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। तो ये प्रयास थे जो उन्होंने किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रयास तब तक फलीभूत नहीं होंगे जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां की है, और ये बात बिल्कुल सही है कि घाटी में उन्हीं का वर्चस्व है। आज डिलिमिटेशन आप करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, चीजें चेंज हो, लेकिन हकीकत यह है कि घाटी में इन नेताओं का से चलता है, इनके रिट्स रन करते हैं। लिहाजा अगर इनसे आप बात नहीं करेंगे तो इनको छोड़ के डेवलपमेंट प्रोसेस, अब पहले मैं भी यही मानता था कि बीजेपी अब चाहे तो डेवलपमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक एस्पिरेशन है घाटी के लोगों का और वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही आता है। तो डेमोक्रेटिक अगर वहां चुनाव होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल होता है, तो ये केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, और उससे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट शायद पहले से रफ्तार पकड़ ले, क्योंकि यहां से फंडिंग हो रही है, प्लान्स भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये स्थिति आ गई है कि पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में शुरू किया जाए और वहां से डेवलपमेंट को एक नई दिशा दिया, तभी घाटी के लोग भारत के साथ पूरी तरह जुड़ पाए। मतलब भारत का मतलब कि वो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ नजदीक हो पाएंगे। इसके लिए ये प्रक्रिया जरूरी थी, और बहुत अच्छा किया केंद्र सरकार ने कि इनसे निगोशिएट इस समय कर रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंचायत चुनाव हुए घाटी के अंदर, उसके बाद डीडीसी के चुनाव हुए, तो एक नई लीडरशिप का उभार देखने को मिला है। जो यंग लोग हैं वो आगे आए हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया है, और 370 और 35 से हटने के बाद वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उनका चुनाव हुआ है। इस कदम को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हो? क्या नई लीडरशिप आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का जो अल्टीमेट गोल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है, और मैं इसी पे सोच रहा था कि इस पे डिस्कस अगले चरण में करूंगा कि वहां पे डीडीसी को ले लीजिए या अदरवाइज भी कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस शुरू हुए हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेड वहां पे बहुत अच्छा शुरू हुआ है। अब की साल आप देखें, फ्रूट्स को लेके जिस तरह से वहां के कश्मीरी फ्रूट, लास्ट ईयर बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, लेकिन वो फ्रूट्स को लेके काफी ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा हुआ है। और मनोज सिन्हा कुछ नई स्कीम्स ला रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ पोस्टें निकाली थी वहां पे भर्ती के लिए, बड़ी तादाद में वहां पे यूथ उन पोस्ट के लिए शिरकत करने आया था। तो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसमें जब तक कॉमन आदमी भय खत्म नहीं होगा, और कॉमन आदमी, क्योंकि जब से आप डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो आतंकवादी वो कभी नहीं चाहेगा कश्मीर स्पॉन्सर्ड आतंकवाद अचानक तेज हो जाएगा। और ये थोड़ा तेज इधर हाल के दौर में हुआ था जब 370 एब्रोगेट हुआ था। लेकिन इस समय हम कह सकते हैं कि मनोज सिन्हा की सदारत में इस समय अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम इतना नहीं कह सकते कि इससे वाकई डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, जरूरत पड़े तो डिलिमिटेशन जल्दी से करवाएं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी वर्क कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कल मीटिंग की, तो मुझे लगता है डिलिमिटेशन जल्दी से जल्दी करवा के और इलेक्शन अगर करें तो ये एक नई प्रक्रिया होगी जिससे डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी नेताओं की तरफ से मांग आई थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको 1947 में एक पूर्ण राज्य मिला था। अब केंद्र शासित प्रदेश क्यों? गृह मंत्री सदन के अंदर कह चुके हैं कि सही समय पर पूर्ण राज्य की बहाली भी होगी। क्या कांग्रेस ने ये मांग करने में जल्दबाजी कर दी? देखिए, आवाम की जो बात है, आवाम की जो बात हम केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? क्या ये सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना गलत है? आप किसी भी वजह से बनाएं, लेकिन वो बात तो वहां के लोगों के लिए, वहां के आवाम के लिए, संविधान के लिए, सारी चीजों के लिए गलत है। तो जितनी जल्दी उस गलती को सुधारा जाए और जितनी जल्दी वहां पर इलेक्शन कराए जाए, जितनी जल्दी उस इलेक्शन का रिजल्ट देकर के जनता की सरकार, वहां जनता की सरकार को जनता को सौंप दिया जाए, क्या उतना बेहतर नहीं है? नंबर एक।
नंबर 2, जब हम फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो चुनी हुई सरकार की आवाज और भाषा जो हमारे अंदाज में बोलेगी, क्या वो गलत क्या नाम होगा या सही होगा। नंबर 3, जो दोहरापन है केंद्र सरकार का, उस पर जरूर सरकार को जवाब देने होंगे। पहली बात तो ये जवाब देना होगा कि आज निर्मल सिंह जी बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री थे पीडीपी और कांग्रेस उसके क्या नाम बीजेपी सरकार के, वहां पर ये बुरहान वानी को 30 लाख रुपए देने गए हुए थे। आपके सामने आप लोगों ने भी वो खबर चलाई थी। तो इस तरीके के जो दोहरापन है उससे भी दूर होगा। अब पुरानी बातों को फिर से मैं कहता हूं कि भूल करके आगे चलने की जरूरत है। आप आइए, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, चुनाव कराइए, जनता को जनता की सरकार सौंपिए और सारे के सारे अच्छे काम और डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। वहां पर इस तरीके का कोई भी प्रतिवाद वाली बात कतई न हो तो ज्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान को बहुत एक करारा जवाब दिए जाने की आवश्यकता है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप ना बर्दाश्त था, ना बर्दाश्त है और ना बर्दाश्त होगा। और ना ही हम कहीं बिरयानी खाने जाएंगे और ना हम कहीं किसी आदमी को पठानकोट में बुलाएंगे। ठीक है, लोन साहब से सवाल पूछ लेते हैं कि बाहरी आदमी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब वाणी साहब मुझे आप साफ बताइए कि ये बयान क्या दिखाते हैं घाटी के नेताओं को कि 370 की बहाली के लिए हम चीन से मदद लेंगे, पाकिस्तान हमारी मदद कर दे। आज इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, उससे पहले ये डिमांड रख दी जाए कि नहीं हमसे तो बात हो रही है, पाकिस्तान से भी करी जाए। तो कश्मीर के कुछ नेताओं का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों, जबकि हम जानते हैं कि वो दुश्मन देश है, जबकि हम जानते हैं कि मिलिटेंसी के पीछे कश्मीर में सबसे बड़ा और इकलौता हाथ अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान का। देखिए दीपक जी, दो बातें यहाँ पे आप पूछ रहे। पहली बात 370 और दूसरी बात पाकिस्तान। पहले मैं पाकिस्तान पे आना चाहूंगा। पाकिस्तान से हमारे प्रधानमंत्री ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। जो आप ये सीज फायर जो यहाँ पे हुआ कुछ महीने पहले, वो कैसे हुआ? वो तो तब मुमकिन था जब यहाँ पे अजीत दोवल जी ने हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो हुई, उसके बाद सीज फायर हुआ। तो पाकिस्तान से बात करना गलत क्या है? पाकिस्तान एक नेबरिंग मुल्क है हमारा, जिसको हम बदल नहीं सकते। हम दोस्त बदल सकते हैं, हम अपने वाणी साहब कब समझ पाएंगे? 370 और 35 से अब इतिहास बन गया है, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। बोले और अब पाकिस्तान का कश्मीर से क्या लेना देना? बात अगर पाकिस्तान से होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होगी, हमारे कश्मीर को लेकर क्यों? बात करता हूँ जब मैं 370 की बात करता हूँ, मैं अपने संविधान की बात करता हूँ। जिस संविधान ने मुझे 370 दिया था, मुझे पाकिस्तान ने 370 नहीं दिया था। संविधान ने जो अधिकार दिए थे उसी के आधार पर 370 को हटाया गया है। संविधान ने दिया था, बकायदा पास हुआ है। संविधान ने दिया था और उस संविधान के साथ धोखा करके उस संविधान अरे जिस संविधान ने दिया उस संविधान ने आपसे वापस भी ले लिया है। इस रियलिटी को स्वीकार कर लीजिए। वापस लेना बात नहीं है, वापस कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट कह देगा, आप लोग गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि संविधान की धज्जियां उड़ी है कि नहीं उड़ी है। आपको क्या लगता है पूरी की पूरी भारत सरकार इतनी संविधान सिर्फ आप ही समझते हैं वाणी साहब, और भारत सरकार संविधान नहीं समझती देश का? क्या आपको ये लगता है? देखिए आप किसी भी कानून जानने वाले से ये बताइए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहाँ की थी उसको यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रीट करके और फिर इमरजेंसी में उसको पार्लियामेंट ट्रीट करके, वो कहाँ का संविधान है, वो कहाँ का कानून है? आप कानून पढ़िए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है। हमें उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से वापस मिलेगा, क्योंकि हमें भाजपा से तो उम्मीद नहीं है। मसला ये नहीं कि आपने 370 मैं आपको इस पर एनके सिंह साहब का वर्तन सुनवाऊंगा। वाणी साहब थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं आपके इस पॉइंट पर वापस आ जाऊंगा और डिस्कस करूंगा जिसको आप असंवैधानिक कह रहे हैं 370 और 35 को हटाने को, वो कैसे संवैधानिक है, पॉइंट बाय पॉइंट। ब्रेक के बाद